नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय इजरायल दौरे पर है। ये दौरा सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीति का बड़ा संकेत बन सकता है। तेल अवीव में भव्य स्वागत, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में अहम मुलाकात और इजरायली संसद कनेसेट को संबोधन, इन सबके बीच रक्षा सहयोग, संभावित मिसाइल डील, साइबर और तकनीकी साझेदारी पर गहन चर्चा ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में हलचलें भी बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट की प्रतिक्रियाएं, गाजा और मध्य पूर्व की संवेदनशील परिस्थितियां और अमेरिका ईरान तनाव के बीच में भारत का संतुलित रुख। क्या भारत अब मध्य पूर्व की शक्ति राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी में है, या ये सिर्फ सामरिक साझेदारी का विस्तार है? और चलिए अब चर्चा का आगाज करूं, उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूं। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ में बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। प्रीति शर्मा जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुई हैं। एडवोकेट तनुज शर्मा हमारे साथ में विषय विशेषज्ञ के तौर पर मुखातिब हुए हैं। एकलव्य सिंह हमारे साथ में विषय विशेषज्ञ के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी की प्रवक्ता यानी प्रीति शर्मा जी, आप ही से रिएक्शन लूंगी। 2017 में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल गए थे और अब 2026 में क्या कुछ भारत के लिए फायदा होगा? क्या कुछ इस दौरे के मायने हैं? प्रीति जी, आप मुझे सुन पा रही है? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। प्रीति जी, 2017 में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल गए थे, तब भी हमने वो दौरा देखा, वो तस्वीरें देखी, और अब बारी 2026 की है, जब तकरीबन लगभग की मैं बात कर रही हूँ, तकरीबन 9 सालों के बाद एक बार फिर इजरायल दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ मायने हैं इस दौरे के? भारत के लिए कितना बड़ा फायदा? देखिए, भारत के लिए हमेशा हमारे जो दोस्त हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, उनसे मिलने में हमेशा फायदा ही होता है। और भारत के लिए हर चीज, चाहे वो रक्षा सौदे की बात करें हम, चाहे हम अपने डिफेंस की बात करें, चाहे हम जो हमारे पास, अगर मैं बात करती हूँ कि हमारे जो रिलेशन रहे हैं इजराइल के साथ, हमेशा ही अच्छे रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि हमारा जो भी एमओयू साइन होगा, या हम बात करें रक्षा समझौता होगा, या जो भी कुछ, माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहीं जाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक विजिट रहेगी माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो ये दौरा है बहुत सफल रहेगा। ठीक है, हमारे साथ में पहले रिएक्शन में ले लेती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार जी। आप बताइए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे के बहुत सारे फायदे, उनमें से एक खासा जो फायदा है वो रक्षा के क्षेत्र पर खासा फोकस है कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में दिक्कत क्या है? कांग्रेस अभी गए ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले ही आरोपों की बौछार आ जाती है, यहाँ तक कि चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर जयराम रमेश हो, तमाम लोग जो है एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं धड़ल्ले से। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपके देश को रक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा फायदा मिले? नुपुर जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती हमारा देश दुनिया के नक्शे में सर्वोपरि बने, हमारा देश शक्तिशाली बने, हमारा देश दिन प्रतिदिन दुनिया के नक्शे में आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी हमेशा यही चाहती है। हमारे वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2017 में भी इजराइल गए थे। देश बार बार उनसे पूछता था, आज भी पूछ रहा है कि 2017 से 2026 यानी 9 साल में आपने इजराइल से क्या क्या प्राप्ति की, हमारे देश को क्या क्या फायदा हुआ। उसके पश्चात आज 2026 में देश के प्रधानमंत्री फिर इजराइल गए हैं और कांग्रेस पार्टी और देश पूरा बार बार फिर पूछ रहा है कि
कि 2017 से लेके 2026 और 2026 से लेके अब हमारे देश को क्या फायदा होगा, क्या क्या एमओयूज वहां साइन होंगे, और वो जो एमओयू साइन होंगे वो धरातल पे कितने उतरेंगे, उससे हमारा देश कितना मजबूत होगा। हम तो देश के प्रधानमंत्री से इतनी अपील करना चाहते हैं, हमारा देश, कांग्रेस पार्टी चाहती है, पूरा देश चाहता है, 140 करोड़ लोग चाहते हैं हमारा देश दुनिया के अंदर अग्रणी हिंदुस्तान बने तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए एकलव्य जी, सबसे पहले आपसे एक बात ये समझना चाहेंगे, हम अमेरिका और ईरान की जो हालत देख रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच में तनाव है, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी का इजरायली दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उस तस्वीर को देखने के बाद में? देखिए नूपुर जी, मैं समझता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि अभी एक ऐसा समय चल रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच में काफ़ी तनाव है, और एक ऐसे रीजन में जाना जो कि जिसे कहा जा सकता है कि एक तरह से वो एक वॉर जोन है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक भारत का, जिसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस दिखाता है कि ऐसे समय पे भारत वहाँ पे इसलिए जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ इजराइल के बारे में और भारत के बारे में नहीं है जो कि हमारा एक ऑल वेदर फ्रेंड है। इसके अलावा ये भी देखना आवश्यक है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके इजराइल से अच्छे संबंध हैं, लेकिन साथ में ईरान से भी अच्छे संबंध हैं। उसी तरह से आप पाएंगे, आपने देखा होगा कि जिस तरह से जब यूक्रेन और रशिया का जो समस्या चल रही है, उसमें यदि कोई एक ऐसा देश है जिसको दोनों ओर से ट्रस्ट किया जाता है तो वो भारत है। दूसरी बात आप देखिए कि एक ऐसे समय पे जाना, देखिए इजराइल जो है वो अभी एक ऐसी सिचुएशन में है मिडिल ईस्ट में जो वो एयर डिफेंस के हमले लगातार झेलते रहता है। आपने उनकी आयरन डोम टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, और अभी जब इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो काफ़ी सारी जो मिसाइल्स थी वो आयरन डोम के होने के बावजूद भी इजराइल में गिर गई थी। उसके बाद उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी जिसको आयरन बीम कहा गया, वो एक लेजर बीम टेक्नोलॉजी है, और अभी इस दौरे के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पे एक एयर डिफेंस डील हो सकती है जिसमें कि इस आयरन बीम की टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाएगा, जिसमें भारत इसको अपने सुदर्शन चक्र टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट करेगा। आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो किस तरह से ड्रोन्स को, सारे ही ड्रोन्स को भारत ने काउंटर करा, लेकिन उसमें हमारी जो मिसाइल्स को हमें यूज करना पड़ा, कैनन्स को यूज करना पड़ा, उसकी जगह हम इसको बेटर और एफिशिएंट और जिसे कहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी से हम इसको काउंटर कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे आप एक और चीज़, अभी जो वहाँ के नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक ये भी बात कही कि वहाँ पे एक जो मिडिल ईस्ट में एक अलायंस फॉर्म करने की बात करी जा रही है, वहाँ पे भारत को एक स्टेक होल्डर बनाने की बात है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसको मिडिल ईस्ट में ये इजराइल वाला पक्ष और ईरान वाला पक्ष दोनों ट्रस्ट करते हैं। तो वहाँ पे उस रीजन में पीस स्टैब्लिश करने के लिए भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ये सब बातें हैं जो कि, और एक अंत में एक और बात कह दूं नूपुर जी, जो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है, कि राजनीति अपनी जगह है। मैं कहूंगा कि एक ऐसे समय पे, जब आपने देखा होगा कितनी सारी राजनीतिक इश्यूज चल रही हैं, ऐसे समय पे यदि भारत से इजराइल की ट्रिप अगर प्रधानमंत्री करते हैं तो ये भी दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी में एक एबिलिटी है राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन और भारत के हितों को सेपरेट करने का। ठीक है तनुज जी, मैं आपके पास में आऊंगी। यदि हम रणनीतिक संतुलन की बात करें और साथ में टाइमिंग की भी बात करें, तो भारत एक ही समय पर, चाहे इजराइल की हम बात कर ले, ईरान की बात कर ले, या फिर यूएस की बात कर ले, यानी कि यूनाइटेड स्टेट की बात कर ले, इन तीनों देशों से जो है वो संबंध मजबूती पर खासा फोकस कर रहा है। इस रणनीति को हम कैसे देखें, इस रणनीतिक संतुलन को हम कैसे देखें, तनुज जी? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो निश्चित रूप से भारत को डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में कहीं आगे ले जाने की क्षमता रखती है। दोनों लीडर्स अपनी अपनी जगह बहुत विजनरी है, और जिस तरीके से ये कि बहुत कॉम्बिनेशन, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हम कहेंगे, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। दोनों चाहते हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, और दोनों देश यही चाहत रखते हुए आगे विजन रखते हैं, और उसको लेकर के अपने डिफेंस सिस्टम को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ
केवल डिफेंस तक संबंधित नहीं है। एग्रीकल्चर में भी हमने देखा कि बेहद इनोवेटिव तरीके से इजराइल का सपोर्ट हमेशा से भारत को मिलता रहा है और भारत भी पैरेलली इजराइल के लिए हमेशा खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी यात्रा है। 2017 के बाद अगर 2025 में यात्रा हो रही है तो इन 8 वर्षों के बाद ये यात्रा निश्चित रूप से कई सारे आपसी संबंध और कई सारे एग्रीमेंट्स दोनों देशों के बीच के एमओयू साइन होंगे। मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे देश को और कई तरीके से इसमें मजबूती देखने को दिखाई देती है। ठीक है प्रीति जी, मैं आपके पास में आऊंगी। आपने तमाम मेहमानों को भी सुना है। एक इंपॉर्टेंट बात जो राजकुमार जी ने कही थी उस बात का जवाब लेंगे। अच्छी बात है, मंशा अच्छी है कि यदि भारत को फायदा मिलता है इस दौरे से तो वाकई में ये बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन जब 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा रहा, तब से लेके अब तक तकरीबन इतने सालों में 8 से 9 सालों के बीच में क्या फायदा इजराइल से मिला भारत को? 2019 तक भारत इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा एशियाई व्यापार भागीदार बना था। कुल मिलाकर 10वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था। 2022 की अगर मैं बात करती हूँ तो भारत इजराइल का सैन्य उपकरण में बिक्री के लिए सबसे बड़ा ग्राहक है और इजराइल रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य उपकरण में आपूर्तिकर्ता भी है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भारत और इजराइल के संबंध केवल कृषि और प्रौद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं, रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अहम रहे हैं। और हमारी जो भागीदारिता रही है, आप देखेंगे कि इससे पहले 2014 में जब से हमारी सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश किस तरीके से विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। देश में पूरे विश्व में हमारा एक परचम लहराया जा रहा है, लोगों में हमारा एक पहचान है, जो कॉन्फिडेंस है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज तक आप देखिए सारे देशों के बीच में, ना केवल जैसा कि अभी एकलव जी ने बताया कि ना केवल इजराइल हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है और हमारे ट्रंप भी हमारे दोस्त हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इजराइल की एक भूमिका बहुत बड़ी भूमिका रहती है। दोस्ती का आपने जिक्र किया, लेकिन उनकी दोस्ती, मैं आपको जवाब दे देती हूं। ठीक है प्रीति जी, आपने ट्रंप की दोस्ती का जिक्र किया, लेकिन हमने वो दोस्ती भी देखी है कि ट्रंप किस तरह से बार बार अपने बयानों से बदल जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, दोस्ती होनी भी चाहिए, फायदा होगा, लेकिन हमने उनकी रणनीति भी देखी है प्रीति जी। इजराइल के साथ जितने भी हथियार निर्यात का लगभग 42.1% जो है भारत को प्राप्त होता है। आप देखिए कि इजराइल एक अपने आप में, इजराइल के पास एक अलग टेक्नोलॉजी है। आप रक्षा क्षेत्र की बात करें, डिफेंस की बात करें तो इजराइल अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी रखता है और महत्वपूर्ण पद भी रखता है, कद भी रखता है विश्व के अंदर। तो आपको ये मानना पड़ेगा। प्रीति जी, एक्स पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया कि उम्मीद करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां की संसद में संबोधन देंगे तो गाजा का भी जिक्र होगा कि किस तरह से निर्दोषों को जो है न्याय मिले, शायद वो इसका जिक्र भी करेंगे, इस पर भी निगाहें टिकी रहेगी। ये बात कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने कही। जी, बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे जो देश के विपक्ष के जो नेता हैं वो कहीं पर भी चले जाए लेकिन सांप्रदायिकता को नहीं छोड़ना चाहते। वो दूसरे देशों में क्या चल रहा है, दूसरे देशों का युद्ध दूसरे देशों के साथ क्यों चल रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जहां तक निर्दोषों की बात है तो क्या हमारे देश में जब आतंकवादी हमले होते हैं तो वहां पर निर्दोष नहीं मरते क्या? लेकिन कभी भी आप देखें कि इन लोगों को हमेशा क्रिटिसाइज करने की आदत है। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा। राजकुमार जी, आपने प्रीति जी को सुना है, आप ही की बात का रिएक्शन मैं लूंगी। राजकुमार जी, प्रीति जी का कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को मतलब सिर्फ आरोप लगाने से है। क्या आरोप लगाने की ये वजह है कि आप लोग जो है, आप लोगों के कार्यकाल में, यानी कि कांग्रेस के शासनकाल में ईरान से संबंध या इजराइल से संबंध इतनी मजबूती के साथ में नहीं कर पाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर पा रहे? क्या इस बात पर आपत्ति है? नूपुर जी, आपत्ति किसी बात पर नहीं है। देश की जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है और विपक्षी दल होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि देश की सरकार से हम समय समय पर देश हित में प्रश्न पूछें। देश के प्रधानमंत्री से हम समय समय पर उनकी जानकारी लेते रहे कि हमारे देश के लिए क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो राजकुमार जी, इस दौरे से फायदा नहीं होगा क्या? रक्षा के क्षेत्र में नहीं होगा, कृषि के क्षेत्र में नहीं होगा? बताइए, आज यदि हम हरियाणा स्टेट की बात कर ले या फिर गुजरात स्टेट की बात करें, यदि वहां के एग्रीकल्चर मॉडल को देखें तो वो इजराइल का मॉडल है। ये तो बात आपको बखूबी तरीके से पता होगी। तो नुकसान कहां पर है?
मैंने क्या कहा, 2017 से 2026 तक क्या आया देश को, हमने प्रश्न पूछा। क्या वहां लोकसभा के अंदर वहां का जो संसद भवन है वहां पर क्या गाजा के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ बात बोलेंगे क्या, ये हमारा प्रश्न है। और ट्रंप की जहां तक बात कर रहे थे, जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के किसानों को ट्रंप साहब के नगाहों में गिरवी रखवा दिया, क्या ऐसा कोई समझौता तो नहीं करके आएंगे? मैं तो देश के प्रधानमंत्री से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से अपील करता हूं, हमारा देश अग्रणी हिंदुस्तान बने, पूरे दुनिया के नक्शे में हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी पूरा देश यही चाहता है, लेकिन कोई शर्त ऐसी ना हो जिसके तहत कोई गिरवी रख दी जाए या कोई देश अपना बड़ा बार बार बयान बदलता रहे। तो उसकी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए जिसमें दो कदम वो चले, कांग्रेस के दंगे होके नाच रहे हैं, ऐसे हमारा देश अग्रणी बनेगा क्या? 2 कदम चले तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं राजकुमार जी, ऐसे हमारा देश अग्रणी बनेगा क्या कि एआई समिट में वैश्विक मंच पर आपके नेता नंगे होके नाच रहे हैं? क्या हमारा देश ऐसे अग्रणी बनेगा? राजकुमार जी, इस बात का जवाब तो बनता है। देखिए राजकुमार जी, कोई जवाब एक महिला प्रवक्ता को ऐसे शब्दों ठीक है, एकलव्य जी मैं आपके पास में आऊंगी। ठीक है एकलव्य जी, प्रीति जी, ठीक है, डिबेट होनी चाहिए लेकिन शब्दों की मर्यादा को भी ध्यान में रखना होगा। प्रीति जी, ठीक है, एकलव्य जी मैं आपके पास में आऊंगी। एकलव्य जी मैं आपके पास आऊंगी। यदि रक्षा और टेक्नोलॉजी, प्रीति जी आपका टर्न आए तब बोलिएगा प्लीज। एकलव्य जी मैं आपके पास में आऊंगी। आप ये बताइए, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए हुए हैं, तो ऐसे में यदि हम रक्षा के क्षेत्र में ये देखें और टेक्नोलॉजी दोनों के क्षेत्र में साझेदारी को देखें, तो इम्पैक्ट क्या कुछ पड़ेगा भारत के लिए? देखिए नुपुर जी, एक बात है कि ये तो मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह से उनके पास जो आयरन बीम टेक्नोलॉजी है और उसको सुदर्शन चक्र में जिस तरह से हमारी डीआरडीओ ऑलरेडी उस पर वर्क कर रही है और उसको इंटीग्रेट करना चाहती है, तो वो तो एक फैक्टर है ही। परंतु देखिए, एक बात इम्पॉर्टेंट है नुपुर जी समझना कि एक जो प्रियंका गांधी जी के ट्वीट के बारे में आपने बात करी और गाजा की जो बात करी गई, क्या माननीय कांग्रेस प्रवक्ता 60 सालों में इनके जितने भी प्रधानमंत्री हुए, किसी प्रधानमंत्री का उदाहरण दे सकते हैं जो उनने जाके किसी देश को दूसरे देश के ऊपर ज्ञान बांटा हो? तो देखिए, एक डिप्लोमेसी की एक गरिमा होती है। आज क्या ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी ट्रंप की तरह जाके, जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुला के अपने व्हाइट हाउस में उनकी बेइज्जती करी थी, उस तरह से हमारे प्रधानमंत्री भी अपना उनके सदन में आचरण करें? ऐसा नहीं होता है नुपुर जी, ये एक प्रैक्टिकल बातें हैं। दूसरी बात, आप देखिए कि विपक्ष कई बार मतलब इतनी अजीब सी बातें करता है, क्योंकि इनकी एक आपने देखा होगा, एक अखिलेश यादव जी की पार्टी में अभी एक सांसद हैं, उन्होंने एक भाषण दिया कि इजराइल जाके मोदी जी ने मुसलमानों का दिल तोड़ दिया। अरे भाई, क्या मुसलमानों का जो हित है वो क्या राष्ट्र, हमारे राष्ट्र के हित से अलग है? सेम ही है ना, जब वो भारतीय पहले है ना। तो इस बात को समझना जरूरी है। एक और नुपुर जी देखिए, एक स्ट्रैटेजी हो चुकी है, संगठित विपक्ष की एक स्ट्रैटेजी हो चुकी है भाजपा को लेके कि अगर मोदी को हटाना है तो मुसलमानों को उनके अगेंस्ट संगठित करो और हिंदुओं को बांटो। लेकिन उसके लिए इस स्तर तक गिर जाना कि भारत के हितों के लिए गलत बोलने लगना ऐसे समय पे, जो जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं एक क्रूशल डिप्लोमेटिक ट्रिप पे, मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है। ठीक है तनुज जी, एकलव्य जी की बातों का रिएक्शन भी लूंगी, लेकिन इसके अलावा जो गाजा और फिलिस्तीन में हालात रहे, उनके मद्देनजर भारत की ये विदेश नीति कितनी संतुलित रहने वाली है? क्या कुछ लगता है, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे? देखिए, 17 सितंबर 1950 को जब भारत ने इजराइल को मान्यता दी, तब से दोनों देशों ने 45 साल 42 इयर्स 1992 तक एक दूसरे के देश में दूतावास नहीं खोले थे, एम्बेसीज नहीं थी दोनों देशों के बीच में। और ये बहुत बड़ा पीरियड था जिस बीच में काफी सारी ऐसी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हुई जब भारत कई युद्धों में अकेला पाया गया। ये एक मजबूत संबल हो सकता था, उस समय ध्यान नहीं दिया गया। 92 से 2017 तक एक औपचारिक रिश्तों की शुरुआत हुई जहां पर दोनों देशों के बीच में औपचारिकताएं रही, लेकिन कुछ विशेष लाभ देखने को नहीं मिला। लेकिन 2017 से जब से नेतन्याहू और मोदी जी का युग आया, उसके बाद में विगत 8 वर्षों में हमने देखा कि जब 2023 में हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो ये बहुत
आवश्यक है जानने के लिए कि ये जो 42 साल के फ्रीज वाले रिश्ते रहे, उसके बाद जिस तरीके से आज जो स्थितियां मजबूत हो रही है, निश्चित रूप से किसी भी देश से अगर कोई संबंध मजबूत होते हैं तो उनका फायदा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, द्विपक्षीय और कई सारी चीजों में, जिसमें एआई, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, डिफेंस, इन सब में लगातार निरंतर फायदा मिलने की पूरी उम्मीदें की जा सकती है। जी ठीक है प्रीति जी, आप एक बात बताइए, तनुज जी की बातों का रिएक्शन भी लूंगी, लेकिन इसके अलावा ठीक है आप लोगों ने बताया कि एजेंडा क्लियर है, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या फिर एग्रीकल्चर, इन तीनों सेक्टर पर खासा फोकस है इस दौरे के मद्देनजर। लेकिन साथ में कांग्रेस के जो दिग्गज है जयराम रमेश ने भी एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है जिस तरह के हालात है उसके मद्देनजर पूरी दुनिया जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना कर रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर जाना और खुलेआम उनको गले लगाना, क्या ये सही मैसेज जाता है? ये सवाल उन्होंने उठाया। प्रीति जी। नूपुर जी, हमारा विपक्ष तो विदेशों में जाके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी बुराइयां करता है, हमारे लोकतंत्र की भी बुराइयां करता है, फिर भी दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं। तो नूपुर जी, ये हमारे संबंध है, किस देश के साथ किस तरीके के संबंध हमें रखने हैं वो हम तय करेंगे। हमारे लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है और उस राष्ट्र में सभी लोग आते हैं, सभी समुदाय के लोग आते हैं। विपक्ष के जो क्वेश्चंस रहते हैं सांप्रदायिकता फैलाने के, हिंदू मुस्लिम करने के, तो उन पर ना जाया जाए। तो अगर आप देश के हित की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, तो हम बात करें चाहे रक्षा समझौते की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बात करें, आज तक इजराइल के साथ में जितनी भी विजिट हुई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की या हमारे विदेश मंत्री जी की हो या सुषमा स्वराज जी की हो, सभी लोगों ने जब जब विजिट किया तब तक हमें जो इज्जत, जो सम्मान और जो हमें फायदे हुए, आज देखिए कि देश में जो भी हालात हैं उन सबके बीच में अगर हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं कॉन्फिडेंस के साथ में, तो ये उनका कॉन्फिडेंस ही है जो आज सभी देश के लोग उनका सम्मान भी करते हैं और उनकी बात भी रखते हैं। ठीक है, जहां तक चाहे जयराम रमेश की बात हो, चाहे हमारे राजकुमार शर्मा जी की बात हो, जो बात गाजा की और हमास की करते हैं, तो जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां वहां राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के लिए अच्छे ही डिसीजंस लिए जाएंगे। ठीक है राजकुमार जी, आपने प्रीति जी को तो साफ तौर पर सुन लिया है, लेकिन आपको वो दौर भी याद रहा होगा जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात हो या फिर इंदिरा गांधी का जब दौर रहा हो, उस दौर में हमने देखा कि फिलिस्तीन का भारत ने खुलकर समर्थन भी किया और अरब देशों के साथ में ऊर्जा निर्भरता भी थी। और इजराइल के यदि संबंधों की बात करें तब इतने मजबूत नहीं थे, बेहद लो प्रोफाइल रहे संबंध। लेकिन अब तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रधानमंत्री तो किसी पार्टी का होता नहीं है, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के है। जो तरक्की 2017 से अब तक देखने को मिली उसका डेटा भी प्रीति जी ने दे दिया है, वो तस्वीरें हमने भी देखी, आपने भी देखी, तो आपत्ति क्या है? नूपुर जी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दोस्ती को मजबूत कर रहे हैं, उस दोस्ती से भले ही पूरी दुनिया उनकी बुराई करती हो, अगर हिंदुस्तान को लाभ मिलता हो तब तो बात अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले या केवल व्यक्तिगत प्रधानमंत्री केवल झूठी वाहवाही लूटने के लिए अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो ये सोचने की बात है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, उनके प्रवक्ता की बात आती है, हम तो विपक्ष में बैठे हैं, अगर हम प्रश्न नहीं उठाएंगे तो कौन प्रश्न उठाएगा? और हम प्रश्न हमारे देश के लिए उठा रहे हैं, हमारी व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए तो उठा ही नहीं रहे। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करे कि देश सर्वोपरि है या उनकी पार्टी सर्वोपरि है या उनके नेता सर्वोपरि है। हमारा स्पष्ट है, स्टैंड क्लियर है कांग्रेस पार्टी का, तमाम विपक्ष का, कि हमारा देश दुनिया के नक्शे में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया बहुत सम्मान से सैल्यूट करे, सम्मान से नमस्कार करे, तो उसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की सरकार के साथ खड़ी है। ठीक है, एकलव्य जी संक्षिप्त में बताइएगा, एक आखिरी रिएक्शन मैं लेना चाहती हूँ। जो भारत की रणनीति देखने को मिल रही है, जो वक्त है, टाइमिंग पे जो भारत के प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा है, इससे तो ये साफ हो गया कि राष्ट्रहित भारत के लिए बेहद सर्वोपरि है, राष्ट्रहित ही रहेगा। ये संदेश उन्होंने इस दौरे से दे दिया है। देखिए, मुझे लगता है नूपुर जी की राष्ट्रहित जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी
या सरकार के लिए नहीं, मैं मानता हूं कि राष्ट्रहित तो सर्वोपरि विपक्ष के लिए भी होना ही चाहिए। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं माननीय कांग्रेस प्रवक्ता कि इनका पूरा अधिकार है कि वो विपक्ष में हैं तो सरकार से प्रश्न पूछें। लेकिन नूपुर जी, दो छोटी छोटी बातें हैं। एक तो ये कि जो जैसे अभी इन्होंने कहा कि ट्रंप के सामने झुक गए, ट्रेड डील में समझौता कर लिया। नूपुर जी, बहुत ही मतलब आपसे कॉमन सेंस से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं है, आप मीडिया में हैं, आप मुझे बताइए कि जब दो देशों के बीच में कोई ट्रेड डील या पैक्ट होती है, वकील साहब भी बैठे हैं इस पैनल पे, तो जब कोई डॉक्यूमेंट बनता है, कोई फाइन प्रिंट बनता है, दोनों पक्षों के उस पर सिग्नेचर्स होते हैं। क्या आपके मीडिया जगत में या राजकुमार जी के पास इस तरह का आज तक कोई डॉक्यूमेंट है? सच्चाई ये है कि आज तक ट्रेड डील फाइनलाइज हुई नहीं है, अभी बस कुछ डिस्कशंस हुए हैं उसको लेके। तो अगर आपको परसेप्शन बनाना है, एक बात नूपुर जी, अभी जो ये देखिए राष्ट्र सुरक्षा को जो ऐसे में देखना ये है, ठीक है, हम सबने हर एक पॉइंट पर पहलू पे बात की है, लेकिन अब निगाह इस बात पर टिकी है, पूरे 2 दिन का ये दौरा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल से भारत के लिए क्या कुछ लेकर के आएंगे, इस पर हमारी निगाहें तो टिकी रहेंगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेबाकी के साथ में इस मुद्दे पर चर्चा की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इजराइल दौरे पर है, पूरे 2 दिन का ये दौरा रहने वाला है। आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी मुलाकात होती है और संसद में उनका भाषण भी है। और ऐसे में हर किसी की निगाह इसी बात पर टिकी है कि 2017 के बाद जब 2026 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए तो वहां से क्या रक्षा के क्षेत्र में बड़ा फायदा भारत के लिए होगा, एग्रीकल्चर में एक बार फिर फायदा होगा, टेक्नोलॉजी पर एक बार फिर फायदा होगा, या तस्वीरों में अभी सुधार की गुंजाइश है। तो इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।